सलाम साहब। साहब, मुझे अपनी बीवी के दिल का ऑपरेशन करवाना है। हाँ तो फिर? ऑपरेशन पे 3.5 लाख का खर्चा है। फजलदीन, मैंने कोई फलाई इदारा नहीं खोला हुआ। ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री, और फैक्ट्री के भी कुछ उसूल होते हैं। साहब, 20 साल दिए मैंने इस फैक्ट्री को। एहसान जता रहो, दफा हो जाओ यहाँ से। वो मर जाएगी। मैंने तुम्हारी बीवी की जिंदगी बचाने का ठेका नहीं लिया। दफा हो जाओ यहाँ से। चोर कहाँ है? चोर आपके सामने खड़ा है। मैं चोर नहीं हूं इंस्पेक्टर साहब। इरफान साहब झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं या सच? थाने चल के सब पता चल जाएगा। इरफान साहब, क्या चुराया इसने? मेरी गैर मौजूदगी में ये मेरी दराज से रकम निकाल रहा था। मैंने रंगे हाथों पकड़ा इसे। कसम से इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर नहीं हूं। मैंने कुछ नहीं चुराया। सेठ, याद रखना, मुझे बेगुनाह फंसाकर चैन से तुम भी नहीं रहोगे। तुम्हारी ये शान और शौकत सब धरी की धरी रह जाएगी। हमने देखा कि एक शख्स ने अपनी फैक्ट्री के सेठ से अपनी बीवी के ऑपरेशन के लिए 3.5 लाख रुपए मांगे। उस फैक्ट्री के सेठ ने ना सिर्फ पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया, बल्कि उस शख्स की बेइज्जती भी की। फिर हमने देखा कि उस फैक्ट्री के सेठ ने उसी शख्स को चोरी के इल्जाम में पुलिस के हवाले कर दिया। क्या वो शख्स वाकई चोर था या फिर सेठ ने उसे फंसाने की कोशिश की थी? आखिर क्यों, किस लिए, ये सब जानने के लिए हमें चलना होगा कहानी के पीछे। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। हाँ फजलदीन, काम कैसा चल रहा है? काम तो ठीक चल रहा है साहब, लेकिन इस वक्त मैं अपने काम से आपके पास आया हूँ। बोलो फजलदीन, क्या काम है? साहब, मुझे अपनी बीवी के दिल का ऑपरेशन करवाना है। हाँ तो फिर? ऑपरेशन पे 3.5 लाख का खर्चा है। तो तुम ये चाहते हो कि वो 3.5 लाख रुपए मैं तुम्हें दूं? साहब, हर महीने थोड़े थोड़े मेरी तनख्वाह से काटते रहिएगा। फजलदीन, मैंने कोई फलाई इदारा नहीं खोला हुआ। ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री, और फैक्ट्री के भी कुछ उसूल होते हैं। साहब, 20 साल दिए मैंने इस फैक्ट्री को। एहसान जता रहो। अगर 20 साल तुमने इस फैक्ट्री को दिए तो उसकी मेहनत के तुम्हें पैसे मिले। एहसान नहीं। बस बस, मुझे और मजीद बकवास नहीं सुननी तुम्हारी। दफा हो जाओ यहाँ से। साहब, अगर मेरी बीवी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। मैंने तुम्हारी बीवी की जिंदगी बचाने का ठेका नहीं लिया। मुझे और भी बहुत काम है। दफा हो जाओ यहाँ से। कहां से उठ के चले आते हैं। आओ फजलदीन, बैठो। ये क्या है? ये मेरा इस्तीफा है आरिफ साहब। इस्तीफा? मगर क्यों? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इनायत? बैठो बैठो। थैंक यू। क्या पोजीशन है इरफान अहमद? बस यार, मार्केट बड़ी गंदी चल रही है। लॉस पर लॉस हो रहा है। तेरी फैक्ट्री से जो काम मिल रहा है बस उस पर ही अर्निंग हो रही है। यार, कारोबार होते रहते हैं। हाँ यार, ये बात तो है, लेकिन तुझसे मुझे बहुत सपोर्ट है यार। यार फिक्र नहीं कर, आगे भी तुझे हम ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा ये बताओ, घर कब आ जाएं? हाँ यार, परसों संडे है। तुम ऐसा करो, भाभी के साथ शाम को आ जाओ। मैं
फायजा से भी बात कर लूंगा। हाँ यार, इस काम में हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ ये ठीक है। देखो, अगर तुम्हारा हिसाब किताब बनाया जाए तो उल्टा तुम ही फैक्ट्री के मकरूज निकलोगे, क्योंकि ऑलरेडी तुमने फैक्ट्री से लोन ले रखा है। तो फिर अब मैं क्या करूँ आरिफ साहब, आप ही बताएं। तुम ऐसा करो, एक बार फिर इरफान सेठ के पास जाओ, उनसे बात करो। नहीं नहीं, मैं उनके पास नहीं जाऊँगा। तो फिर ये करो कि इरफान सेठ के घर जाके उनकी बीवी से बात करो। उनके घर जाऊँगा तो वो और गुस्सा करेंगे। वो बड़ी अच्छी खातून है, तुम उनके सामने थोड़ा गिड़गिड़ाना, मुझे यकीन है वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो एक पैसे की भी मदद करें। देखो, इस वक्त तुम मजबूर और बेबस हो, कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप इतने इसरार कर रहे हैं तो ये भी करके देख लेते हैं। देखो, मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ, मैं उनकी बीवी को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत नेक खातून है। तुम जाके देखो, इंशाल्लाह तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो ड्राइवर। क्या जरूरत थी इतना खाना बांटने की फकीरों को? इरफान, अल्लाह ने हमें इतना दिया है, अगर थोड़ा सा गरीबों को बांट दिया तो क्या हो गया? तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मेरा एक एक मिनट कितना कीमती होता है। जानती हूँ मैं, लेकिन अब ये क्यों नहीं सोचते? अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए दिया कि हम जरूरतमंदों का ख्याल रखें। मैं इतनी मेहनत से कमा रहा हूँ और तुम इतनी फराकदिली से लुटा रही हो। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह के यहाँ इसका अजर कितना बड़ा है? तुमने कमाया होता ना तो तुम्हें पता चलता कि कितनी मेहनत से ये पैसा कमाया जाता है। अरे तौबा करो इरफान, अल्लाह ताला को तकब्बुर और घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर अल्लाह नाराज हो गया ना तो जो कुछ भी हमारे पास है वो सब छिन जाएगा। अच्छा बस बस ठीक है। आसिफ, तुम्हें अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ाना होगा। सर आप फिक्र ना करें, मैंने अपना नेटवर्क पहले ही बिछा दिया है। तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो अंदाजा है ना? यस सर, मुझे पता है मेरी ड्यूटी क्या है। ये सिद्दीकी कहाँ है? कोर्ट से वापस नहीं आया? बस सर आते ही होंगे कोर्ट से। लीजिए, आपने याद किया और साहब हाजिर। बैठो सिद्दीकी। यस सर। ठीक है आसिफ, तुम जाओ और जैसे मैंने कहा वैसे ही करना। ओके सर। महबूब केस का कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सर फिलहाल जेल कस्टडी का ऑर्डर कर दिया है। अच्छा, और मुझे लगता है 1-2 पेशी में फैसला भी हो जाएगा। अभी जो एग्जीबिशन होने वाली है उसके लिए हमें स्पेशल इंतजाम करने होंगे। यस सर। लो, तुम्हारे डैडी भी आ गए, तुम जाओ, मैं खुद ही बात कर लूंगी। सब आप बैठो। सुनिए, मुझे आपसे बात करनी। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद अपनी बात करना। संडे को इनायत साहब और उनकी बेगम आ रहे हैं। रात को खाना वो हमारे साथ ही खाएंगे। क्या? आपने एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। अच्छा, अपने गेस्ट बुलाने के लिए अब मैं तुमसे पूछूंगा? दरअसल कुछ लोग सभा को देखने के लिए आ रहे हैं संडे को। क्या इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ही कर लिया? यही बात आपको कहने वाली थी कि आपने अपनी बात कह दी। मना कर दो फायजा बेगम, मैंने इनायत साहब के बेटे फर्रुख से सभा का रिश्ता तय कर दिया है और वो यही बात करने के लिए आ रहे हैं। इतना बड़ा फैसला करने से पहले आपने एक बार हमसे मशवरा तक नहीं किया, यहाँ तक कि सभा की राय तक नहीं पूछी आपने। मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं और ना किसी की राय की जरूरत है, समझी तुम? ये मेरा हुक्म है। अगर सभा ने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया तो? क्या उसकी इतनी मजाल कि वो अपने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दे? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्योंकि वो जिस लड़के से प्यार करती है उसी लड़के के घर वाले ही संडे को सभा को देखने आ रहे थे। आपने एक बार भी मुझसे पूछना गवारा नहीं किया और इतना बड़ा कदम उठा लिया।
इरफान सेठ और उनकी बीवी के दरमियान होने वाली छोटी सी लड़ाई अब शिद्दत इख्तियार कर गई थी। इरफान सेठ अपनी बेटी की शादी अपने कारोबारी दोस्त इनायत के बेटे से कराना चाहते थे, जबकि फायजा अपनी बेटी की शादी सबा की पसंद से करवाना चाहती थी। जब सबा ने बाप को शादी से इनकार किया तो इरफान सेठ का पारा मजीद चढ़ गया। अरे सबा, क्या हुआ? डोंट वरी बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? आपकी शादी वहीं होगी जहां आप चाहती हो। ट्रस्ट मी बेटा, डोंट ट्राई। ये सुबह सुबह कौन आ गया? अब जाओ जाकर देखें। सबा की हालत भी नहीं देखी जा रही मुझसे। अल्लाह कोई तो रास्ता दिखा। मम्मा, ये डैडी की फैक्ट्री में काम करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तशरीफ रखिए। माफ़ी चाहता हूँ बेगम साहिबा, मुझे आपसे मिलने आना पड़ा। अच्छा, आप बैठे तो सही, बैठे। जी आप बताइए क्या बात है? अगर आप इरफान साहब से मेरी सिफारिश कर देंगी तो मेरा काम हो जाएगा। देखिए, आपको जो भी काम है उन्हीं से कहना होगा, क्योंकि उनके फैक्ट्री मामलात में मैं दखल अंदाजी नहीं करती। बेगम साहिबा, खुदा के लिए मेरी मदद करें। बेगम साहिबा, क्या बात है? क्या डैडी ने आपको कुछ कहा है? मैंने इरफान साहब को लोन के लिए दरख्वास्त दी थी। ओह, आई एम सॉरी। देखिए, ये फैक्ट्री मामलात हैं और इनमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मेरी बीवी मर जाएगी बेगम साहिबा, खुदा के लिए उसको बचा ले, उसकी जान खतरे में है। क्या हुआ है आपकी बीवी को? डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन का कहा है, 3.5 लाख का खर्चा है। तो क्या डैडी ने आपको लोन देने से मना कर दिया? जी बेगम साहिबा, मैं इसीलिए आपके घर आया हूँ। मैं जिंदगी भर आपका मशकूर रहूंगा। मेरी बीवी की जान खतरे में है बेगम। देखिए प्लीज आप रोइए नहीं, आप रोना बंद कीजिए, हौसला रखें। अच्छा चुप हो जाए, देखिए मैं उनसे बात करूंगी। आपको पता है इरफान, सबा ने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? लेकिन क्यों? आप अच्छे से जानते हैं कि क्यों। फायजा बेगम, अगर उसने मेरी मर्जी के खिलाफ ये कदम उठाया तो अच्छा नहीं होगा। इरफान, सबा हमारी इकलौती बेटी है, उसे अपनी मर्जी और खुशी से जिंदगी जीने का पूरा हक है। आप उससे उसका ये हक नहीं छीन सकते। लेकिन वो शायद ये भूल रही है कि आज वो जो कुछ भी है मेरी ही बदौलत है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप उससे उसकी खुशियां छीन लें। मैं कुछ भी कर सकता हूं। इरफान, इतना गुरूर, इतना तकब्बुर अच्छा नहीं होता। उस खुदा के कहर से डरो, मत करो ऐसा। डैडी, आपकी चाय। थैंक यू बेटा। बैठो बेटा। सबा बेटा, क्या बात है? तुम्हारी माँ जो कुछ कह रही है क्या वो सच है? जी डैडी, मम्मा जो कुछ कह रही हैं ठीक कह रही हैं। लेकिन बेटा, मैं अपने दोस्त को जबान दे चुका हूँ। डैडी, ये आपका मसला है। बेटा, फर्रुख एक बहुत अच्छा लड़का है और सबसे बढ़कर बात यह कि वो हमारे स्टेटस का है।
डैडी मम्मा ने भी आपको मेरी पसंद के बारे में बता दिया होगा। देखो बेटा, ये आज के दौर में मोहब्बत वहब्बत ये सब कुछ बेकार है बेटा। और वो जो कोई भी है उसे तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार है। डैडी मैं आपसे गुस्ताखी नहीं करना चाहती। एक बात कान खोल कर सुन लो बेटा, मैं किसी कीमत पे तुम्हारी ये शादी होने नहीं दूंगा। और जहाँ आप चाहते हैं वहाँ मैं हरगिज शादी नहीं करूँगी। बेटा इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। जानती हूँ कि आप अपनी बेटी का भला नहीं चाहते। हाँ, हम बात कर रहे हैं। बोलो। अच्छा इरफान, आपके किसी वर्कर फजलदीन ने लोन के लिए आपको रिक्वेस्ट की है? तुम्हें कैसे पता? इरफान, उसकी बीवी का ऑपरेशन है और वो बहुत परेशान था। और फिर वो हमारा पुराना मुलाजिम भी तो है। तो क्या वो घर पे भी आ गया? हाँ, वो घर आया था और अभी आपके पास पहुंचने ही वाला होगा। मैंने उसे कह दिया था कि आपसे जाकर मिल लें, तो प्लीज़ आप उसके लिए कुछ करें। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। तो सब समझ गए ना किस किस की क्या जिम्मेदारी है? यस सर। और आसिफ, तुम्हारा नेटवर्क सही चल रहा है ना? यस सर, मैंने अपना नेटवर्क चेक कर लिया है, एवरीथिंग इज ओके। और अरेंजमेंट? सर जैसे आपने कहा था वैसे अरेंजमेंट कर लिया है। गुड। जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको कॉल की थी। चोर कहाँ है? चोर आपके सामने खड़ा है। मैं चोर नहीं इंस्पेक्टर साहब। इरफान साहब झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं या सच? थाने चल के सब पता चल जाएगा। इरफान साहब, क्या चुराया है इसने? मेरी गैर मौजूदगी में ये मेरी दराज से रकम निकाल रहा था। मैंने रंगे हाथों पकड़ा इसे। कसम से इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं चुराया। सेठ, याद रखना, मुझे बेगुनाह फंसाकर चैन से तुम भी नहीं रहोगे। तुम्हारी ये शान और शौकत सब धरी की धरी रह जाएगी। ओए, एक तो चोरी करता है, ऊपर से बकवास करता है। चल, एक दिन तुम हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। कहते हैं कि जब इंसान पर बुरा वक्त शुरू होता है तो वो हमाकतों पे हिमाकतें करने लगता है। इरफान सेठ ने अपने घुमंड के आगे किसी को भी नहीं बख्शा। उसने बेचारे फजलुद्दीन पे झूठा चोरी का इल्जाम लगवा के उसे फंसा दिया और इधर इरफान का बुरा वक्त शुरू हो गया। फजल की अरे, उसकी मजबूरी उसे यहाँ तक खींच ला। इरफान, क्या सड़ेगा जेल में वो। चक्की पीसेगा, चक्की। क्या आपने उसे बंद करा दिया? अरे, उसकी बीवी बीमार है, कुछ तो खुदा का खौफ करो इरफान। डैडी इतना सब कुछ है आपके पास, अगर थोड़ा सा उसे दे देते तो क्या हो जाता? थोड़ा सा हराम की दौलत है ना मेरे पास, जो मैं उसे दे देता। मत भूलो इरफान, अगर ऊपर वाला दे सकता है ना तो ले भी सकता है। बस बस, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। और तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। तो फिर आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, सबा की शादी वही होगी जहां सबा चाहती है। अच्छा, तो तुम दोनों मेरी बात नहीं मानोगे?
यहाँ आपकी कोई मनमानी नहीं चलेगी। तुम शायद भूल रही हो, तुम दोनों मुझसे ही हो, मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो। क्या करोगे? घर से निकाल दोगे? फायजा बेगम, मैं सिर्फ घर से नहीं, अपनी जिंदगी से भी निकाल दूंगा। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या? डैडी, मम्मा, मम्मा संभाले अपने आप। डैडी क्या किया आपने? बस बस, बहुत हो गया, चलो निकलो यहाँ से। इन्होंने क्या किया? हाँ सिर्फ उसने चोरी का एतराफ़ किया? नहीं सर, उसका तो कहना है कि उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। मेरा तो ख्याल है सर, उसकी थोड़ी और फिटी लगाते हैं। सर हो सकता है वो सच कह रहा हो और उसने चोरी ना की हो। हाँ हो सकता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि सेठ इरफान ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगाया। अब तुम्हारी बेटी की मेरे बेटे के साथ कैसे शादी होगी यार? यार मैं और करता भी क्या, और फिर उन लोगों ने मेरा हुक्म मानने से इनकार भी कर दिया था। मेरे भाई, तुम्हें उनको मनाना चाहिए था, उनको घर से निकालने की क्या जरूरत थी? छोड़ना यार, तेरे बेटे के लिए कोई लड़कियों की कमी है? बात ये नहीं है यार, मैंने जिस दिन तुम्हारी बेटी को देखा था। अरे यार बस क्या बताऊं। अरे बेटा तुम, इनायत साहब ये मेरी बेटी, बेटा ये इनायत साहब। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। बैठो बेटा। नहीं डैडी, मैं चलूंगी, मुझे मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। ओहो, आप ऐसा करो, मैनेजर से जाके ले लो, मैं उसे कह दूंगा। ठीक है, गुड बाय बेटा। यार माशाल्लाह तेरी बेटी जवान हो गई है। हाँ यार, बस अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। उसी दिन मैंने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन यार अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इस फैक्ट्री में मेरे 70% शेयर्स हैं और ये फैक्ट्री मेरी सपोर्ट से चल रही है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तुम्हारी मदद करके अर्श पे बिठाया था, मैं तुम्हें अब फर्श पे भी बिठा सकता हूँ। मम्मा, क्या आपको डिवोर्स पर अफसोस हो रहा है? अफसोस तो है बेटा, लेकिन मैं जानती थी एक ना एक दिन मुझे ये कीमत झुकाना पड़ेगी। सॉरी मम्मा, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अरे नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। हाँ, मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर है कि तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी खुशी के आगे अपनी अना को तरजीह दी। पता नहीं उस बेचारे फजलदीन का क्या हुआ होगा। हाँ, उसकी बीवी बेचारी पता नहीं किस हाल में होगी। वो तो बेगुनाह ही जेल चला गया। हम उसकी कुछ मदद भी नहीं कर पाए। मदद तो हम कर सकते हैं बेटा। अगर मैं थाने जाकर ये बयान दे दूं कि फजलदीन पे लगाया गया ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है, झूठा है, तो पुलिस उसे छोड़ देगी। ये नेकी का काम होगा मम्मा। क्या बात है आरिफ, मैं इतनी देर से हरन पे हरन दे रहा हूँ, चौकीदार गेट क्यों नहीं खोला? सर आप जरा गाड़ी से बाहर उतरेंगे? क्या मतलब? बात यह है कि कोर्ट का नोटिस है। कोर्ट का नोटिस? कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अब इस फैक्ट्री की मिल्कियत इनायत साहब की है और उन्होंने आपका दाखिला मना किया है। क्या बकवास है ये, मैं अभी बात करता हूँ। अरे ये गाड़ी की चाबी तो दो मुझे। सॉरी सर,
आप अंदर नहीं जा सकते। देखो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ। सॉरी टू से सर, ये कार भी फैक्ट्री की मिल्कियत है, आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। सॉरी इरफान साहब, मैं अपने बॉस के ऑर्डर मानने पे मजबूर हूँ। चौकीदार, ये गाड़ी अंदर पार्क करो। हेलो। इनायत, देखो ये तुम अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। और तुमने जो कुछ किया वो अच्छा किया। मैं केस लड़ूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा केस लड़ने के काबिल, तो केस लड़ोगे ना। क्या मतलब? मतलब ये, जिस घर और फैक्ट्री पर तुम्हारी अकड़ थी वो सब मैं तुमसे छीन चुका हूँ। लेकिन वो घर तो मेरा है। तुम्हारा था, अब वो मेरा है। अब तक तो कोर्ट का नोटिस भी वहां पहुंच चुका होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिर मैं अब कहां जाऊंगा? एक के बाद एक झटके ने तो जैसे इरफान सेठ की कमर ही तोड़ दी। वो अपने घर से बेघर हो गया। उसके गुमान में भी नहीं था कि उसके साथ कभी ऐसा होगा। उसकी सारी शान शौकत, रोब और दबदबा, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। सबा और फायजा की जमानत पर फजलुद्दीन रिहा तो हो गया, लेकिन वो अपनी बीवी को ना बचा सका। हेलो बेगम साहिबा। जी फजलुद्दीन, कैसे हैं आप? आपकी बीवी का क्या हाल है? कुछ ठीक नहीं है बेगम साहिबा। फजलुद्दीन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी बीवी मर चुकी है। ओह, वेरी सैड। फजलुद्दीन, हौसला रखो। सेठ इरफान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं जानती हूँ फजलुद्दीन, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। देखो, इसे खुदा का लिखा समझकर भूल जाओ। मैं तो अपनी बीवी की मौत पे सब्र कर लूंगा बेगम साहिबा, लेकिन मेरी वजह से जो आपको दुख मिला है उस पर मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं भी इसे किस्मत का लिखा समझकर भूल गई हूँ फजलुद्दीन। देख लीजिएगा बेगम साहिबा, उन्होंने इतने लोगों का दिल दुखाया है, ये सब उनके आगे आएगा। मम्मा, आज काफ़ी टाइम बाद आपको इस रूम देखने आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मजाक उड़ा रही हूँ? नहीं मम्मा, मैं सच बोल रही हूँ, उतार लीजिएगा। लगता आज हमारी बिटिया रानी का मम्मा को मक्खन लगाने का मूड हो रहा है ना? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा चले, ठीक है, इनको रखो, जाओ जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। और देखो, आज के बाद घर से बिल्कुल नहीं निकलोगी। ओके, 2 दिन बाद आपकी माइयों है, पता है ना? जी। तो जाएं फिर। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक बहुत खूबसूरत कौल है कि अगर इंसान को तकब्बुर करने पर अल्लाह की नाराजगी और सज़ा का इल्म हो जाए तो इंसान सिर्फ फ़कीरों और गरीबों से मिले, ज़मीन पर बैठे। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों और ज़मीन पर अकड़ के चलने वालों को सख्त नापसंद फरमाता है। हमारी आज की कहानी के पीछे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इरफान सेठ की शान और शौकत, घुमंड को एक झटके में खाक में मिला दिया। इस बारे में सोचना है आपको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।